हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11, द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है कई बॉडीज का, और उस सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, वो बॉडीज एक दूसरे पर इंटरनली फोर्स लगा रही हैं, तो उस केस में उनका सेंटर ऑफ मास जो है उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा उसका पाथ होगा उसी को फॉलो करता रहेगा वो। ठीक है, कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे बाहर से। ठीक है, तो लिखेंगे इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स applied on a system of two or more particles, then the linear momentum of center of mass of that system remains conserved. Remains conserved. क्लियर होगी बात? तो अगर बाहर से फोर्स काम नहीं करता है तो उस केस में जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का वो कंजर्व्ड रहेगा। वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। क्लियर होगी बात? चलिए, अच्छी बात है। तो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि भाई अगर हम किसी सिस्टम जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स हैं उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाए तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मास तो वैसे ही नहीं बदलता, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कंजर्व रहेगी। अगर वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था इनिशियली तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, भले सारी बॉडीज मूव करती हो, डज नॉट मैटर। मान लीजिए सारी बॉडीज स्टार्टिंग में रुकी थी और वो मूव करना स्टार्ट करती हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाती है, दूसरी पहले पर, और उसकी वजह से वो मोशन करती हैं, तो उनके सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं आएगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं गया। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ध्यान से समझने हैं। कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस टॉपिक पर, उनको आप ध्यान से देखिए। बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, और क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं इसके, फिर भी आप इजीली सॉल्व करोगे, इन्हें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं सॉल्व करने में। तो आप ध्यान से देखते रहो, बस केवल क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, जरा आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका मास मान लेते हैं हम 2 kg। एक यहाँ पर है अपने पास 1 kg का ब्लॉक। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो 37 डिग्री का है, और जो हाइट है यहाँ पर वो मान लीजिए 30 मीटर है, और ये टॉप से चलता है बिल्कुल इस जगह पे है। ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर स्मूथ है, नीचे स्मूथ सरफेस है। जो ग्राउंड है और जो बड़ा सा आपको वेज दिख रहा है उनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये भी आपका स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर भी। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सरफेसेस। कोई फ्रिक्शन किसी भी सरफेस के बीच, ना तो यहाँ कोई फ्रिक्शन है ना तो यहाँ कोई फ्रिक्शन है। अब जब ये ब्लॉक नीचे आएगा इस डायरेक्शन में तो इसको ढकेलेगा पीछे की ओर। तो आपको ये बताना है कि जब ये 1 kg का ब्लॉक इस 2 kg के ब्लॉक के बॉटम पर आ जाएगा, टॉप पे है तो टॉप से बॉटम पर आ जाएगा, तो ये कितना पीछे की तरफ मूव करेगा आपको ये बताना है।
ठीक है भाई, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई वेज जिसका मास 2 kg। वेज का मतलब ट्रायंगल साइन का, ठीक है, नीचे वाली बॉडी उसको वेज बोलते हैं, बड़ी सी बॉडी। व्हेन block of mass 1 kg reaches to the bottom of wedge from its top, as shown in figure। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या जो मैंने आपको बताया? ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजीली, कुछ खास नहीं करना आपको, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजीली। चलिए देखते हैं क्या कहानी बनेगी इसकी। देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो जब ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव कर रहा होगा तो ये अपने वजन से करेगा। अब इनके बीच जो फोर्स है, इसका जो वजन है, इसको ढकेलेगा पीछे की ओर, भैया ऐसे काम कर रहा है। उसकी वजह से ये जो वेज है इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, तो ये ब्लॉक भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, जिसकी वजह से मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब देखिए ध्यान से, इनके बीच जो फोर्स है वो इंटरनल। अच्छा, यहाँ पर जमीन जो है इस नीचे वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक नॉर्मल रिएक्शन देगी, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स ना तो इस पर आ रहा है ना तो इस पर आ रहा है, बाहर से एक्सटर्नल। देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो जो ये सरफेस है थर्ड है, अलग चीज है भाई। ये सरफेस इन दोनों बॉडी में काउंट थोड़ी होगी, ये तो अर्थ की सरफेस है, 3 बॉडी है, एक तो अर्थ, एक ये और एक ये। मैं केवल इन दोनों के सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों पर अगर देखें तो आपस का जो इंटरनल फोर्स है उसको तो इग्नोर कर दो, बाहर से देखते हैं कोई फोर्स है क्या? तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, अर्थ लगाती है इस 2 kg पर, वो भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके अलावा तो एक्स एक्सिस के अलोंग देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द वेज एंड ब्लॉक। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वाई के अलोंग है। वाई के अलोंग क्यों है? क्योंकि यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है 2 kg वाले ब्लॉक पर, जो अर्थ लगा रही है, जो कि तीसरी बॉडी है। तो तीसरी बॉडी का मतलब एक्सटर्नल एजेंट, जो अर्थ है वो इन दोनों के लिए थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल बॉडी हो गई। तो वो अगर फोर्स लगाती है तो मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो वाई के अलोंग तो इन दोनों बॉडीज पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो x के अलोंग इसका मोशन और x के अलोंग इसका मोशन इस प्रकार से होगा कि सेंटर ऑफ मास x के अलोंग मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास आपका केवल नीचे की ओर मूव करेगा। जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास आपका नीचे आएगा, लेकिन वो x के अलोंग मोशन नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन में हम इसी बात का यूज करेंगे। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on the system of wedge and block along x-axis, hence velocity of center of mass of the system will not move along x-axis। इसका मतलब जो VCM है along x वो 0 रहेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी along x-axis must be equal to 0, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप आगे देखो, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेज है हम इसको मान लेंगे कि ये जो है किस तरफ चलेगा, लेफ्ट की तरफ चलेगा। जाहिर सी बात है 1 kg राइट में जा रहा है तो उसको लेफ्ट में आना पड़ेगा। अगर सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रहना है तो, है ना, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय wedge along x-axis will be x towards left। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं VCM along x-axis। मूव नहीं करेगा तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है VCM का अलोंग एक्स एक्सिस वो भी तो जीरो है। भाई जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो एक्स के अलोंग मूव भी नहीं कर रहा, मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो। जाहिर सी बात है। तो डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, डेल्टा एक्स को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स सीएम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा भाई, जीरो आएगा। अच्छा वो निकलेगा कैसे, तो हम बात कर लेंगे m1 यानी m1 डेल्टा x1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा x2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस बात करी है तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, जब 1 kg वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा यहां पर, यहां से जब वो यहां पर आएगा तो जाहिर सी बात है एक्स के अलोंग इतना मूव करेगा। अरे यार कोई ब्लॉक यहां से यहां तक आता है इसके रिस्पेक्ट में, यहां से यहां तक आता है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये यहां से यहां तक आ जाएगा। लेकिन चूंकि ब्लॉक भी चलता है पीछे की ओर, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ब्लॉक भी चलता है पीछे की ओर। अच्छा ये सारा जो सिस्टम है हमारा, ये आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड से देखने पर ऐसा होगा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ध्यान रखना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना पड़ेगा आपको सारी बातें। क्लियर होगी बात। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में क्या करना है आप जरा ध्यान से देखो। देखिए जब ये 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा, यानी जब ये 1 kg ब्लॉक इस पे मोशन करना स्टार्ट करेगा तो ये पीछे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा। जब ये नीचे आएगा इसको धक्का मारेगा पीछे की ओर, तो ये चलेगा पीछे की ओर। फ्रिक्शन ना तो यहां पर है ना तो यहां पर है। अब होता क्या है, यहां पर इन दोनों के बीच एक नॉर्मल डायरेक्शन काम करती है इस डायरेक्शन में। तो इस वाले ब्लॉक पर एक नॉर्मल डायरेक्शन काम करती है, नीचे वाले ब्लॉक पर भी एक नॉर्मल डायरेक्शन काम करती है। अब नीचे वाले ब्लॉक पर जो नॉर्मल डायरेक्शन काम करती है वो ऐसे होती है, इस तरह से दो कंपोनेंट आते हैं उसके। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक चलता है पीछे की ओर, है ना, और इस वाले कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे एक और नॉर्मल डायरेक्शन आती है जो अर्थ लगाती है इस पर ऊपर की ओर। समझ गए बात। तो ये दोनों तो हो जाती है बैलेंस। इसका मोशन होता है केवल इस डायरेक्शन में, इस वाले कंपोनेंट की वजह से। ये वाला जो कंपोनेंट है अर्थ भी इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगा देगी जिसको हम बोलेंगे n1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसलिए इसका मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है। 1 kg वाले ब्लॉक पर ऐसे n काम करती है, उसका एक कंपोनेंट ऐसा आता है और एक ऐसा आता है, और एक mg जो काम कर रहा होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो उसको नीचे लेकर आता है और इसकी वजह से ये आगे की ओर मूव करता है। समझ गए। ये ब्लॉक मूव करता है इसकी वजह से x के लॉन्ग, ये वाला ब्लॉक मूव करता है इसकी वजह से x के लॉन्ग। y पर जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो तो आपस में कट गई,
भाई जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो तो आपस में कट गई, है ना। इसका एमजीबी, इसका खुद अर्थ जो है, ये दोनों सिस्टम जो आपस में फोर्स लगाते हैं वो तो इनका इंटरनल मामला है। अगर मैं इन दोनों सिस्टम की बात करता हूँ, 1 kg और 2 kg ब्लॉक्स जो है उनके सिस्टम की बात अगर मैं करता हूँ, तो वो जो आपस में फोर्स लगाते हैं दैट इज इंटरनल फोर्स। लेकिन कोई भी और ऑब्जेक्ट इनके अलावा, तो 1 kg और 2 kg के अलावा यहाँ पर अर्थ भी है, अर्थ इज कंसीडर्ड एज एन एक्सटर्नल एजेंट। इन दोनों के अलावा जो भी चीज होगी तीसरी चीज काउंट होगी, मतलब वो एक्सटर्नल चीज होगी। सिस्टम बना 1 kg और 2 kg का, तो इन पर अगर हम देखें ध्यान से तो आपस की जो एंथ है वो तो कट गई। अब अर्थ जो है इस पर भी फोर्स लगाती है ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और इस पर लगाती है वेट, इसका जो ग्रेविटी है नीचे की ओर। तो अर्थ चूंकि इन दोनों पे फोर्स लगा रही है तो एक्सटर्नल फोर्स है वो। अर्थ इस पर जो mg लगाती है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस पर जो लगाती है नॉर्मल डायरेक्शन वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अर्थ इन दोनों के सिस्टम पर केवल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स काम करता है वो y के अलोंग काम कर रहा है, पर देयर इज नो फोर्स अलोंग x एक्सिस। भाई x एक्सिस के अलोंग बाहर से तीसरी बॉडी इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लगा रही। जो x पर फोर्स काम करता है वो इन दोनों का इंटरनल मामला है, जितना n इस पे काम करता है उतनी n इस पे काम करता है, सेम। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये x के अलोंग मूव करते हैं, ठीक है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग x एक्सिस ऑन द सिस्टम ऑफ 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक। इसलिए इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो x के अलोंग मूव नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं ये बात याद लिख रहा हूं, as there is no external force on the system of wedge and block along x एक्सिस। देखो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर जो अर्थ है वो तीसरी ऑब्जेक्ट है इन दोनों के अलावा, तीसरा जो भी होगा वो एक्सटर्नल काउंट होगा। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन लगता है वो y के अलोंग है, x के अलोंग काम नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ x के अलोंग बात कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास x के अलोंग मूव नहीं करेगा क्योंकि x के अलोंग तो कोई फोर्स ही नहीं है बाहर से। along x एक्सिस, हेंस displacement of center of mass of the system will be zero along x axis with respect to ground, with respect to ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि x के अलोंग तो कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में रुका हुआ है, अभी रिलीज होगा। इसकी भी स्पीड जीरो थी, इसकी भी स्पीड जीरो थी, स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था। अभी चलेंगे अगर दोनों, ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास केवल y के अलोंग मूव करेगा क्योंकि y के अलोंग बाहर से फोर्स काम कर रहा है। लेकिन x के अलोंग चूंकि बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, इसलिए जो इनका सेंटर ऑफ मास है x के अलोंग मूव नहीं करेगा, वो सीधा नीचे आएगा। ये तिरछा नीचे आएगा, ये आगे बढ़ेगा, पर सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे आएगा क्योंकि ये आगे बढ़ रहा होगा, ये इसके ऊपर इधर चल रहा होगा। लेकिन ये काम आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ध्यान रखना है। यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस कौन कितना मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा। अब दोनों ब्लॉक का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का आंसर आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, चूंकि 2 kg का है, along x axis is small x
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x दूरी इधर आ गया। भाई जो आपका ये ब्लॉक है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x दूरी मान लीजिए आपका इधर आ गया। ये जो इसका जो नया फिगर है वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं करने के लिए। आपने क्या मान लिया कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो x पीछे आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेफ्ट साइड में x पीछे आ गया। तो आपका 1 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना चला गया है इधर। भाई सेंटर ऑफ मास अगर रुका रहेगा x पर तो एक ब्लॉक इधर जा रहा है, दूसरे ब्लॉक को इधर मूव करना पड़ेगा तभी सेंटर ऑफ मास रुका रहेगा। दोनों ब्लॉक अगर एक ही साइड में मूव करेगा सेंटर ऑफ मास पक्का मूव करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर एक बॉडी इधर मूव कर रही है दूसरे वाली बॉडी को उस तरफ मूव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कंफर्म रही बात। अब आप हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg निकालना है अलोंग x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। उसके लिए पहले आप ये देखो विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना मूव करता है x के अलोंग। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वेज देखें तो ये आपका 30 मीटर था, इसका नाम a मान लो, इसका नाम b मान लो और इसका नाम c मान लो। यहां से आप निकालो पहले tan 37, तो tan 37 आ जाएगा AB अपॉन में BC, तो BC इज इक्वल टू AB तो 30 है और tan 37 डिवाइड में आ जाएगा। tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, यहां से आपका BC आ गया 40 मीटर। BC कितना आ गया 40 मीटर। अब आप ध्यान से देखो, इसको तो आपने मान लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज जो है 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में x इधर आ गया। तो 1 kg देखो पहले इसके रिस्पेक्ट में जब नीचे आएगा, अगर इस पे खड़े होकर हम देखें जब ये नीचे आएगा तो 40 मीटर आगे बढ़ चुका होगा। भाई यहां पर है और जब नीचे आएगा मतलब यहां पर है, मतलब यहां पर है इस जगह सामने, और जब ये नीचे आएगा तो इतनी डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेज देखें तो। नाउ displacement of 1 kg block with respect to wedge along x axis is 40 meter towards राइट डायरेक्शन में। इस तरफ। अब मुझे एक बात आप सोचकर जवाब दो कि जो ग्राउंड में खड़ा आदमी है उसको तो इस 1 kg के 2 मोशन दिखाई देते हैं। एक तो 1 kg इसके ऊपर चलता हुआ नजर आता है और चूंकि पीछे की तरफ आ रहा है तो 1 kg है तो इस पे रखा हुआ, पीछे भी तो आएगा। मतलब बिल्कुल उस तरह की कंडीशन है कि आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में हो, आप ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन वाली वेलोसिटी आपके पास है ही। अगर आप ट्रेन में मूव करना शुरू कर दो, खुद से चलना शुरू कर दो ट्रेन के अंदर, तो आपके पास 2 वेलोसिटी होंगी। एक तो आपकी खुद की जो ट्रेन के अंदर चल रहे हो और एक ट्रेन वाली तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जो ये x पीछे आएगा तो इसको भी x पीछे आना ही पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि इसके कांटेक्ट में हमेशा, और इसके साथ नीचे भी आ रहा है। तो ये आगे जाता है 40 मीटर और इसके इसके रिस्पेक्ट में 40 मीटर, और अगर इसको मैं x पीछे लाऊंगा तो ये भी x पीछे आ जाएगा इसके साथ में। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट बचेगा वो कितना बचेगा 40 माइनस x, किसका 1 kg का, क्योंकि इसके साथ ही पीछे भी तो आएगा। ये 2 kg वाला ब्लॉक अगर x पीछे आएगा तो 1 kg इसी के साथ तो जुड़ा हुआ है, वो भी तो पीछे आएगा और वो नीचे भी आ रहा है। तो इसके लिए तो 40 मीटर आगे गया, लेकिन अर्थ के लिए इसके साथ x पीछे भी तो आ गया, 40 आगे गया और वापस x पीछे आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बचा 40 माइनस x, भाई 40 माइनस x। हेंस displacement of 1 kg block with respect to earth is, इसको मान लेते हैं डेल्टा x1, तो वो हो गया आपका 40 माइनस x, 40 माइनस x, ठीक है। अब 40 माइनस x का मतलब 40 ज्यादा और x आपने कम माना तो टुवर्ड्स राइट ही तो बचेगा। 40 बड़ा हो गया, x छोटा हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट बचेगा आपका राइट साइड में बचेगा, इस साइड में, ठीक है।
टुवार्ड्स राइट। इसमें जो हल्की बॉडी है वो ज्यादा मूव करती है, जो भारी बॉडी है हमेशा कम मूव करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारी बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो कम होगा, हल्की बॉडी का मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा। चलिए तो अब देखते हैं क्या कहानी बनती है इनकी। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस का जो वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ m1 2 kg ब्लॉक की बात करता हूं भाई, जो फॉर्मूला वो तो ये हो जाएगा। अब इसको m1 मान रहा हूं 1 kg वाले ब्लॉक को, ठीक है, क्योंकि डेल्टा x1 मैंने इसके लिए यूज कर लिया है। तो m1 डेल्टा x1 अलोंग x एक्सिस वेक्टर प्लस m2 डेल्टा x2 अलोंग x एक्सिस और m1 प्लस m2। क्योंकि सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो मूव ही नहीं करता x के लॉन्ग, तो जीरो हो जाएगा। इधर देखो m1 हो गया आपके पास 1 kg मल्टीप्लाई जो उसका डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस के लॉन्ग वो 40 माइनस x है, वो भी किस डायरेक्शन में i कैप पर। भाई राइट साइड में चल रहा है ना, ये तो 1 kg तो राइट साइड में चल रहा है, तो उसमें i कैप लगा दोगे। और प्लस m2 हो गया आपके पास 2 kg और मल्टीप्लाई जो उसका डिस्प्लेसमेंट है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो x माना था आपने, लेकिन चूंकि वो लेफ्ट साइड में आ रहा है इसलिए माइनस आई कैप लगा देंगे उसमें। ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, ये है किसके बराबर माइनस एक्स आई कैप, और जो ये है आपका ये 40 माइनस एक्स इंटू आई कैप मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसके ऊपर तो 40 मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ के लिए थोड़ा कम, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ये पीछे भी आ जाएगा साथ में, तो ये ब्लॉक यहां नहीं यहां कहीं होगा, थोड़ा सा पीछे एक्स पीछे भी आ जाएगा। डेल्टा x1 वेक्टर अलोंग x, तो ये आ गया 40 माइनस एक्स आई कैप, और m1 अपॉन m2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो जीरो में मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई कैप इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो 2x आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस एक्स आई कैप। आई कैप से आई कैप जाएगा कट, यहां से आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3, तो 40/3 मीटर पीछे आ जाएगा आपका ये वाला ब्लॉक। नहीं समझे बात? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इनमें। अब क्या करोगे, आप पहले ये देखोगे किस डायरेक्शन में फोर्स काम नहीं कर रहा है एक्सटर्नल, तो उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो दिखाना है। वाई पर नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ एक्स पर दिखाया। वाई पर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वाई के लॉन्ग फोर्स काम कर रहा है अर्थ का। अर्थ एक तीसरा ऑब्जेक्ट है इन दोनों के अलावा जो इन दोनों पे फोर्स लगा रही है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। वाई के लॉन्ग है इसका वजन और इस पे नॉर्मल रिएक्शन, जबकि एक्स के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे टफ, बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं डायरेक्ट लैंग्वेज लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक ट्रायंगुलर वेज आपको दिख रहा होगा 45 डिग्री 45 डिग्री। यहां पर स्मूथ है मामला, मतलब ये भी मूव कर सकता है। आपका ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये भी मूव कर सकता है। यहां पर ग्राउंड है, ग्राउंड को अलग कलर से कर देता हूं मैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, है ना। तो जो आपका वेज है ये ग्राउंड पर मूव कर सकता है एक तरह से, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से मानो ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब ये ग्राउंड पर मूव कर सकता है, ग्राउंड भी स्मूथ है, ये भी, यहां पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं, यहां पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं। 2 kg और ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, और यहां पर जो हाइट आपको दे रखी थी वर्टिकल हाइट जो है इसकी ट्रायंगल की, ठीक है, ये आपको दे रखी है
10√2 मीटर कितनी दे रखी है? 10√2 मीटर आपको दे रखी है, वर्टिकल हाइट भी दे रखी है। क्लियर होगी बात? अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। वेज का मतलब जिसका मास 4 kg, बड़े वाले को बोलते हैं वेज, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हेन ब्लॉक्स ऑफ 1 kg and 2 kg reaches to bottom of wedge। ठीक है? तो जब 2 kg का ब्लॉक नीचे आ जाए और 1 kg का ब्लॉक नीचे पहुंच जाए तो आपको बताना है जो 4 kg है वो कितना मूव करेगा और किस तरफ मूव करेगा, कितना मूव करेगा और किस तरफ मूव करेगा, ये आपको बताना है। क्लियर होगी बात? चलिए भाई, तो देखिए इन दोनों में से जो भारी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा 4 kg, क्योंकि 2 kg का फोर्स ज्यादा होगा इस पे और 1 kg का फोर्स कम होगा 4 kg के ऊपर। भाई ये लगाता है तिरछा ऐसे, ये लगाता है तिरछा ऐसा, समझे बात? मैं समझाता हूँ पूरी बात, ध्यान सुनो आप पहले। 2 kg की वजह से एक फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन, वो N1 आ गई, और 1 kg की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, मान लीजिए वो N2 हो गई। तो N1 बड़ा है N2 से, क्योंकि 2 kg ज्यादा वजन है, एंगल दोनों का सेम है 45 तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, बाकी दोनों आएंगे नीचे की ओर। नीचे वाला तो अर्थ के रिएक्शन से बैलेंस जाएंगे, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जो है आपके वो अर्थ की रिएक्शन से बैलेंस हो गए। इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो जो ब्लॉक चलेगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा, टुवर्ड्स राइट। लेकिन अगर आपको कभी संदेह हो, आपको ना मालूम चले ब्लॉक किस तरफ चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरफ मानना है आप मान सकते हो, बस आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू वही आएगी। जब भी आपका आंसर नेगेटिव आ जाए आप समझ लेना आपने उल्टा मान लिया था। अगर आपने इसको इधर चलता हुआ मान लिया, आपका आंसर माइनस में आ गया, -10 आ गया, तो उसका मतलब 10 मीटर इधर चलाइए। आपने इधर माना वो प्लस में आएगा, फिर तो 10 मीटर इधर चलाए। तो चलिए करते हैं इसका भी सॉल्यूशन, कैसे करना है आप ध्यान से देखो। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज 4 kg। अब इसमें भी देखो अलोंग एक्स कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। पिछली बार की तरह भाई जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके अलोंग है? वाई के अलोंग है, लेकिन एक्स के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है? टुवर्ड्स राइट। अब x के अलोंग हम कंजर्वेशन लगा सकते हैं मोमेंटम का, यानी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी x के अलोंग वेलोसिटी 0 है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, x के अलोंग कोई मोशन नहीं है उसका। y के अलोंग मोशन करेगा, वो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। दोनों पार्टिकल जब नीचे आएंगे सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। मान लीजिए अभी यहाँ कहीं है, ये ब्लॉक नीचे रहेगा तो वो भी नीचे तरफ मूव करना शुरू करेगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। लेकिन x के अलोंग मूव नहीं करेगा, क्योंकि x के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं कर रहा। ठीक है? नाउ अब आप जरा ध्यान से देखो पहले, अगर हम देखें यहां पर इस जगह पर, अगर हम ध्यान से देखें इस जगह पर, तो अगर ये आपका 10√2 है, पूरी तब समझ गए 10√2 है ना ये पूरी, अगर ये 10√2 है और ये 45 है तो ये कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू होता है 1045। तो यहां से अगर हम ला के देखें तो 1045 ठीक है भाई, 10√2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? दिस नाम रख लेते हैं A B
सी और इसको मान लेते हैं डी। यहां से tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 1। तो BD आपका सीधे tan√2 आएगा और यही बराबर हो जाएगा किसके, CD के भी, यही बराबर CD के भी होगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg ब्लॉक देखा जाए, along x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, आप ध्यान से देखना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको मान लेते हैं डेल्टा x1 वेक्टर। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, विद रिस्पेक्ट टू वेज देखें तो ये यहां से नीचे आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इतनी दूरी चलेगा। भाई देखो यहां पर है तो मतलब सामने यहां पर है, जब ये नीचे आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये दूरी कवर करेगा, जो कितनी है, tan√2 है। ये चलेगा इस तरफ, यानी 2 kg ब्लॉक इस तरफ चलेगा, लेकिन जो कि बड़ा वाला ब्लॉक आपने राइट साइड में चलता हुआ मान लिया है, फिर पीछे भी चला जाएगा साथ में इसके, है ना। तो वेज जिस तरफ चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर उसके उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, उसके डिस्प्लेसमेंट जो कि वेज के रिस्पेक्ट में है, उसमें से आपको वेज वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना पड़ेगा जब आप अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालोगे। यानी tan√2 तो हो गया इसका वेज के रिस्पेक्ट में -x और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर आता है नीचे, इतना चलता है इसके ऊपर, लेकिन चूंकि खुद भी इधर मूव करता है तो थोड़ा सा इधर भी मूव कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये यहां तो नीचे आएगा, इतना चलेगा, लेकिन चूंकि पूरा ब्लॉक चल गया पीछे की ओर x, पीछे भी चला जाएगा वापस से x। तो आगे चल रहा है इसके ऊपर और पीछे चल रहा है इसके साथ। अब चूंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो -i लगा लो, इसमें क्या लगा लोगे, -i। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg along x axis विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर हम देखें तो डेल्टा x2 वेक्टर tan√2, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, जब ये नीचे आएगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, इस वेज के रिस्पेक्ट में, यानी किसके ऊपर, यहां से यहां पहुंचने का मतलब इतना दूरी तय कर लेगा इसके ऊपर। और ये चूंकि आगे मूव कर गया x, तो इसके साथ वो x और मूव कर जाएगा। ये वाला ब्लॉक tan√2 तो इसके ऊपर कवर कर लेगा x के लॉन्ग, और इसके साथ x और एक्स्ट्रा कवर करेगा, तो इस बार प्लस में आएगा tan√2 + xi, जो कि वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। और जो इसका है 4 kg वाले का है डिस्प्लेसमेंट, वो तो x है ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में। चलिए तो अब लगा देते हैं सेंटर ऑफ मास। As there is no external force on system along x axis, hence लेकिन लगाना आपको हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डेल्टा x cm जो आएगा, यानी x के लॉन्ग वेक्टर में, ये आएगा आपका 2 kg मल्टीप्लाई उसका डिस्प्लेसमेंट, 2 kg वाले को मान रखा ना मैंने, tan√2 - x -i प्लस 1 kg को हम मान लेते हैं m2, इसको हटा दो, इसकी जरूरत है नहीं। अब 1 kg वाले को मैंने क्या मान लिया भाई, m2, तो 1 kg कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, tan√2 + x × i प्लस 4 kg। इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने मान लिया, दे रखा था ना, इसके डिस्प्लेसमेंट को आपने माना है कितना, x, लेकिन किसके लॉन्ग, i के लॉन्ग, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही माना था। तो अपॉन आ जाएगा 4 + 1 + 2, x की वैल्यू पता करनी है। अब डेल्टा x तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x के लॉन्ग कोई मोशन होगा नहीं,
ये हो गया आपके पास 20√2 माइनस 20√2 आई कैप। चलिए कॉमन लेंगे बाद में ना, ऐसा करते हैं इन दोनों में से आई कैप को कॉमन लेके जीरो भी कर देंगे साथ के साथ ही। आई कैप सभी में से बाहर कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा 20√2 माइनस एक्स प्लस 10√2 प्लस एक्स, अच्छा माइनस 2x आएगा, एक मिनट रुकिए, और ये बचेगा प्लस 4x। माइनस और था, माइनस यहां माइनस आ जाएगा, इस माइनस का यहां प्लस आ जाएगा। अब ठीक है, माइनस आएगा आपकी वजह से, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा। अब आई कैप को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा कितना 7 7 जीरो, और आई कैप भी जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई कैप को जीरो में भेज दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ये एक्स वाले सभी आई कैप एक तरफ रखो, बाकी आई कैप कट जाएंगे आपस में, तो 7 जीरो यहां से आ जाएगा आपके पास, जीरो इज इक्वल टू आई कैप को भी जीरो कर देंगे, तो माइनस 20√2 प्लस 10√2, तो माइनस 10√2 बच गया, 2x x और ये 4 और 1 5 और 2 6, सॉरी 4 1 5 और 2 7x हो गया, प्लस क्या गया 7x। ठीक है भाई, तो अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10√2/7 मीटर, ये हो गया आपके पास आंसर। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 kg अलोंग x एक्सिस। भाई छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो अपने आप सही कर लेना आप लोग, तरीका आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको सिखा दिया अभी, तरीका आप सीखे होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक अपने आप सभी बच्चे देख लेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही। अब ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। मान लीजिए यहां पर कोई प्लैंक है, क्या है, ये कोई प्लैंक है, टुकड़ा है लकड़ी का, और नीचे आपकी सरफेस है अर्थ की, और ये भी स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है भाई, स्मूथ। एक कोई आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, इसका नाम ए है, और दूसरा पर्सन है यहां पर खड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है भाई, बी है। ये मान लेते हैं 2 kg का, इस पर्सन को मान लेते हैं 10 kg, इसका जो वेट है इसको मान लेते हैं 20 kg, इस तरह से। इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं 20 मीटर, कितनी 20 मीटर। फाइंड, कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर भी, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन एनी सरफेस, ठीक है। अच्छा यहां तो फ्रिक्शन रखना पड़ेगा वरना चल नहीं पाएगा, यहां थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, लेकिन हालांकि फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो दोनों ब्लॉक्स पर काम करेगा, इसलिए इंटरनल फोर्स कहलाएगा। जमीन पर यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है इस जगह पर, तो आपको क्या करना है, फाइंड, यहां पर तो फ्रिक्शन मानना पड़ेगा वरना ये आदमी चल नहीं पाएंगे इसके ऊपर, है ना। तो यहां फ्रिक्शन है पर यहां क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, इस जगह पर कोई फ्रिक्शन नहीं, तो आराम से मूव कर सकता है पूरा, इधर या उधर कैसे भी मूव कर सकता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ऑफ 2 kg when (10 kg and 20 kg persons meet at midpoint of plank, meet at midpoint of plank।
अब देखो क्या होगा, ये आदमी यहां आएगा, ये आदमी यहां आएगा, दोनों मिलेंगे जब आपस में, तो ये प्लैंक भी मूव करेगा। क्यों भाई, ये इसके ऊपर चलता है तो ये इन दोनों का इंटरनल फोर्स, ये इसके ऊपर लगाता है, ये इसके ऊपर वापस लगा देगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर वापस लगा देगा, तो इंटरनल फोर्स है। 1 2 और 3, ये तीनों का एक सिस्टम बन गया, प्लैंक प्लस दिस पर्सन एक सिस्टम बन गया। ये आपस में कोई फोर्स लगाते हैं तो वो इंटरनल, और इसके अलावा अगर इन पे बाहर से कोई फोर्स काम करता है तो वो एक्सटर्नल। तो ये जब इसके ऊपर चलता है तो बाहर से किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लगाएगा इस पर और ये लगा देगा वापस इस पर, ऐसे ये लगा देगा प्लैंक पर, इस पर वापस लग जाएगा। ठीक है भाई। तो चूंकि बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है इसलिए सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर रुका रहेगा। ठीक है, 2 kg भी मूव करेगा, 10 kg भी मूव करेगा, 20 kg भी मूव करेगा, पर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ये कंफर्म बात है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा। चलिए तो अब देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो आपको एक बात सीख लेनी है तुरंत। क्या है वो बात? As there is no external force on the system of Planck and persons, hence displacement of center of mass will be 0। भाई ये रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ था और ये प्लैंक भी रुका हुआ था, तो सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था। ये चलना शुरू करता है, ये भी चलना शुरू करता है, बीच में आके मिलते हैं, तो लेकिन सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स थोड़ी काम कर रहा है, कोई धक्का थोड़ी मारा है इसको किसी ने, नहीं से किसी ने धक्का मारा है, तो अपने आप चल रहे हैं खुद के फोर्स की वजह से। तो बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए इन इसका और इसका और इसका मिला के जो सेंटर ऑफ मास आता है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अब क्या कहानी बनेगी। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ is x towards right। मुझे कैसे मालूम चलेगा ये राइट में मूव करेगा? आपको कैसे मालूम चलेगा कि राइट में मूव कर रहा है? देखो 20 kg वाला भारी है, जब ये आगे बढ़ता है धक्का मारता है इसको पीछे की ओर। 10 kg वाला हल्का है, ये आगे बढ़ता है धक्का मारता है इस ओर। अब ये धक्का मारता है इस ओर और ये धक्का मारता है इस ओर। क्योंकि ये भारी है तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो जो प्लैंक है वो चलेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपको कभी भी डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो, आप किधर भी मान लो, इसको इधर चलता हुआ मान लो, तब भी आपका आंसर वही आ जाएगा, बस नेगेटिव आएगा। जैसे आपका आंसर नेगेटिव आएगा आप समझ जाओगे आपने डायरेक्शन को उल्टा मान लिया था। तो मान लो आपका ऐसे एक्स, आपने एक्स माना और एक्स आ गया -5 मीटर, और आपने माना था कि भैया जो प्लैंक है वो लेफ्ट साइड में चल रहा है एक्स, और एक्स का आंसर 5 माइनस में आ गया, तो आप बोलोगे 5 मीटर राइट में चल रहा है। आपने इसको राइट में माना और आपका आंसर प्लस में आएगा उस केस में, तो आप बोलोगे भैया राइट में ही है इसका मतलब। तो डायरेक्शन जो हम मानते हैं उसका आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो उस डायरेक्शन को उल्टा कर देना आपको अपने आंसर में बाद में, कि भैया जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो उल्टी हो गई है। चलिए भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक तो निकल आया x, वो भी राइट साइड में मान लिया मैंने। अब अगर ये प्लैंक x दूरी कवर करेगा तो 20 kg विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना कवर करेगा और 10 kg विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना कवर करेगा, ये निकालना है मेन। तो आप देखो ध्यान से, अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक देखें दोनों 5-5 मीटर चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 kg
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसको मान लेते हैं डेल्टा x1 वेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो पहले आप। 20 kg जब बीच में आएगा यहाँ पर तो 10 मीटर कवर करेगा, सॉरी 5 नहीं 10 मीटर, 20 मीटर का है पूरा, तो जब बीच में आएगा 10 मीटर इसके ऊपर चलेगा। और ये प्लैंक चला गया इस तरफ राइट में कितना x दूरी, तो प्लैंक चूंकि x दूरी जाएगा तो आदमी भी x दूरी जाएगा प्लैंक के साथ, और प्लैंक के ऊपर कितना चल रहा है 10 मीटर, तो आदमी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो आएगा 10 माइनस x, क्योंकि 10 चलेगा आगे की ओर और प्लैंक के साथ x वापस चला जाएगा पीछे की ओर, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट बचेगा वो बचेगा 10 माइनस x, और वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसमें लगा देंगे माइनस आई कैप, माइनस आई कैप और 10 माइनस x, 10 इधर चला और x चला गया पीछे, तो दूरी तो होगी 10 माइनस x। अब चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चला इसलिए माइनस आई कैप लगा दिया। ऐसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेन kg विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखते हैं कितना आएगा। देखो 10 kg वाला 10 मीटर तो इसके ऊपर चलेगा, 10 kg वाला ब्लॉक 10 मीटर तो इसके ऊपर चलेगा, और x चूंकि जो नीचे वाला प्लैंक है ये x इधर मूव कर गया तो इसके साथ x और चलेगा एक्स्ट्रा, 10 मीटर खुद का और प्लैंक x चलेगा, तो प्लैंक के साथ तो अगर ये खड़ा भी रहता तब भी तो अगर प्लैंक मूव करता तो x अपने आप मूव करता, तो अगर ये खड़ा भी होता तो x तो मूव करता ही करता प्लैंक के साथ, और चूंकि चल रहा है तो एक्स्ट्रा कवर कर रहा है 10 मीटर, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा 10 प्लस x। अब चूंकि राइट साइड में चल रहा है इसलिए प्लस आई कैप लगा देना, इसमें क्या लगा दोगे भाई, प्लस आई कैप। नाउ डेल्टा एक्स सीएम सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो m1 हमने माना है 20 kg को, 20 kg, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है -10 माइनस x आई कैप प्लस 10 इंटू 10 प्लस x आई कैप प्लस 2 इंटू x आई कैप, क्योंकि उसको तो हमने राइट में माना था ना, प्लैंक को राइट में चलता हुआ माना था मैंने, जो प्लैंक मूव कर रहा है वो राइट साइड में मूव कर रहा है इस तरह से, उसमें प्लस आई कैप लगा देंगे, और इन सभी का मास ऐड करेंगे तो मास कितना आएगा 2 और 10 और 20, तो आ गया 32। m1 प्लस m2 प्लस m3 तो करते हैं, डेल्टा एक्स में 0 जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है सेंटर ऑफ मास का, उस केस में आपके पास हो जाएगा ये -200 आई कैप, आई कैप कॉमन लेते हैं ना और उसको 0 कर देंगे फिर, -200 या मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, -200 और -20 प्लस हो गया 20x आई कैप प्लस 100 आई कैप बाद में लाएंगे प्लस 10x प्लस 2x, और आई कैप आपने ले लिया बाहर कॉमन, डिवाइडेड बाय 32, 0 कर दो, आई कैप को भी 0 कर देंगे, तो -200 प्लस -200 प्लस 100 हो गया आपके पास -100, 20 32, आई कैप को 0 कर दो, हटाओ, यहां से बचेगा 100 इज इक्वल टू 32x, तो x आपका हो जाएगा 100/32, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/8 मीटर। तो ये आ गया, प्लैंक आपका इस तरफ मूव करेगा वो भी 25/8। मेरा आंसर प्लस का है, मैंने मतलब डायरेक्शन सही मानी थी, अगर ये आंसर माइनस का आता तो मैं बोलता भैया इस साइड चल रहा है, जो मैंने इस साइड मानी डायरेक्शन है वो माइनस की दे रही है, मतलब इस साइड चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, तो आपको और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी, है ना। अब 3-3% चला के देखते हैं क्या होगा।
ये एक प्लैंक है जो 10 kg का है, ठीक है। यहां पर एक पर्सन है 10 kg, बीच में एक पर्सन है 20 kg और यहां पर एक पर्सन है आपके पास, वो भी 10 kg का है। इस तरह से है पूरा सिस्टम। ये प्लैंक जो है सरफेस पे रखा हुआ है अर्थ की, और यहाँ पर सरफेस आपकी स्मूथ है, मतलब प्लैंक भी मूव कर सकता है रोड के ऊपर। ये प्लैंक है, लकड़ी का कोई तख्ता है ऐसा कुछ मान लो, इसके ऊपर ये चलेंगे तो प्लैंक भी मूव करेगा इनके साथ। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्लैंक। अब इनके नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। व्हेन ए reaches to place of C and C reaches to place of B and B reaches to place of A। इसकी जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 20 मीटर, पिछली बार की तरह। प्लैंक की जो लेंथ है वो कितनी है? 20 मीटर। आप क्वेश्चन समझ गए? आपको प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अगर ए तो सी के प्लेस पे पहुंच जाए, सी आ जाए बी की जगह और बी पहुंच जाए ए की जगह, तो सब चल चल के मूव करते हैं। ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, इस तरह से। और भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको करने एक ही तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो करते हैं सॉल्व। तो कैसे अभी तक करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी चूंकि बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करेगा तो डेल्टा एक्सियम क्या रहेगा? 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी 0। चलिए उसी बेसिस पर हम सॉल्यूशन करेंगे। इसी बेसिस पर हम कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आप जरा ध्यान से देखो, अब दो तो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और एक मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। अब देखो मुझे नहीं चल रहा पता कि ये प्लैंक इधर चलेगा कि इधर चलेगा, मैं ऐसे रैंडमली चूज कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं प्लैंक इधर चलेगा, मेरा आंसर प्लस में आया तो मतलब मैंने सही डायरेक्शन मानी है। मेरा आंसर माइनस में आ गया तो मैंने डायरेक्शन उल्टी मान ली थी, वैल्यू वही आनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो या तो x 5 आएगा या तो -5 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, आंसर अगर मान लो 5 है तो आपका या तो x 5 का आएगा या तो -5 आएगा। +5 आया तो मतलब डायरेक्शन आपने मानी है वो सही है, और -5 आया तो उल्टी कर देना आंसर में डायरेक्शन, इस तरफ हो जाएगी डायरेक्शन। चलिए तो अभी हम मान लेते हैं कि प्लैंक है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज टुवर्ड्स राइट इज x, x हो गया है ना, इज x टुवर्ड्स राइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमें ध्यान रखना है जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है बस। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज x टुवर्ड्स राइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना और आपको समझ में आएगी बात। मैं बोल बोल के आपको बता दूंगा पूरी बात। डेल्टा एक्स सीएम वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो देखो क्या होगा। 10 kg वाला गया है, इसके मतलब ए जो है वो सी के पास जाएगा, तो जब ए सी के पास जाएगा तो 20 मीटर तो चलेगा प्लैंक के ऊपर, और चूंकि प्लैंक चल रहा है एक्स दूरी किस तरफ? राइट साइड में, तो एक्स एक्स्ट्रा चलेगा। 20 तो इसके ऊपर चलेगा और इसके साथ चलेगा x, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएगी दूरी। तो इसका मास लिखता हूं 10, ये a वाले का मास है, ठीक है।
इनके मास चेंज कर लेते ताकि हमें दिक्कत नहीं आए समझने में। मास चेंज कर लो भाई, इसका मास मान लेते हैं कुछ और 30 मान लेते हैं अपने समझने के लिए, 10 इसका, 20 इसका और 30 इसका। भाई अपने समझने के लिए मैंने मास चेंज कर दिया, 30 कर दिया। हमें यहाँ पर जब हम मास लिखे तो आपको पता चले किसका डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं, तो मैं 10 या 30 कर लेना, इसमें क्वेश्चन में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आंसर तो हमें तो समझना है क्वेश्चन कैसे करना है, वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। तो अब यहाँ 30 kg कर लो, ताकि जब मैं यहाँ लिखूं तो आपको पता है किसका डिस्प्लेसमेंट लिखने वाला हूं मैं। इसकी बात कर लेते हैं 10, इसका डिस्प्लेसमेंट 20 तो है प्लैंक के ऊपर, और चूंकि प्लैंक राइट साइड में चलता है, कितनी दूरी, x दूरी, प्लैंक चल रहा है राइट साइड में और ये भी चल रहा है राइट साइड में, तो इसका जो प्लैंक के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है प्लस जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड करना पड़ेगा। 20 तो इसके ऊपर चल रहा है ना, और साथ में भी चलेगा x, तो 20 प्लस x आई कैप m इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका देखते हैं 20। अब चूंकि ये मूव कर रहा है इस साइड ऐसा, और 10 मीटर चलेगा इस प्लैंक के ऊपर, जब b एक ही जगह पर आएगा 10 मीटर प्लैंक के ऊपर चलेगा, और चूंकि प्लैंक x उधर चला गया है तो 10 मीटर इधर आएगा और वापस चला जाएगा x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बचेगा वो 10 माइनस x बचेगा, 10 इधर और x वापस, अरे b इसके ऊपर 10 चलेगा और इसके साथ वापस चला आएगा x दूरी, तो नेट जो बचेगा वो 10 माइनस x बचेगा। और इसमें चूंकि ये इस तरफ चल रहा है तो माइनस आई कैप लगा देना, क्या लगा दोगे भाई, आई कैप, और यहाँ पर जो माइनस आएगा वो मैंने आगे लगा दिया, एक्चुअल में यहाँ प्लस था, इस माइनस को मैंने उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 30 का मास ये आ गया है b की जगह, तो ये भी चलेगा 10, लेकिन चूंकि x चलेगा भाई 10 चलेगा इसके ऊपर और साथ में चला जाएगा वापस x, 10 आगे आएगा और x चला जाएगा वापस पीछे, तो इसका जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट होगा 10 माइनस x माइनस आई कैप रहेगा, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, एक्चुअली फॉर्मूले में आप प्लस आता है, यहाँ भी प्लस आता है, ये माइनस आई कैप का माइनस है, माइनस आई कैप का माइनस लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर। मास है अच्छा अभी प्लैंक तो बच गया, तो प्लैंक का मास क्या है 10, और वो चलता है x, वो भी टुवर्ड्स राइट, तो आई कैप, प्लैंक का मतलब लगाना पड़ेगा 10, 20, 30 और 10, 70 kg। डेल्टा एक्ससीएम चूंकि 0 आएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, सभी में से आई कैप कॉमन ले लेना, $200 प्लस 10x माइनस 200 प्लस 20x माइनस 300 प्लस 30x प्लस 10x। आई कैप आपने कॉमन ले लिया और 70 का तो 0 कर दे इधर, आई कैप को भी 0 कर दो। अब देखो आंसर क्या आएगा, इस बार मैंने लिखा नहीं है, वही बार बार तो वही कर रहे हैं। 200 तो गया कट, बचा माइनस 300, है ना, तो माइनस 300 प्लस 70x इंटू आई कैप, 10, 20 और 30 और 10, ठीक है, इतने होगा। यहां से आई कैप को 0 कर देना, तो आपका 300 इक्वल टू आ जाएगा 70x, तो 30/7 आ जाएगा आपका x, ये लो आंसर आएगा। x चूंकि प्लस में आया मतलब मैंने सही माना था, x चूंकि आपका प्लस में आया है इसका मतलब मैंने क्या माना था, क्वेश्चन बिल्कुल सही माना था, तो आपका आंसर आ गया x। जो प्लैंक है वो इस डायरेक्शन में चलेगा 30/7 मीटर, कितना चलेगा 30/7 मीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, समझ आ गई बात। चलिए और देखते हैं इन्हीं पर क्वेश्चंस। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक ब्लॉक है कुछ तो भी इस तरह का, यहां पर क्या बन रहा है आपके पास, हेमी स्फेरिकल सरफेस है ये,
ये सेंटर है मान लीजिए इसका, और जो इसकी रेडियस है वो मान लीजिए 10 मीटर है। कितनी है भाई? 10 मीटर। इस पूरे का जो मास है वो मान लीजिए 20 kg है। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे। और यहां पर मामला है स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस जगह पर। समझ गए बात? यहां पर आपके पास एक बॉल है जिसका मास मान लीजिए दे रखा है 5 kg। अरे मास क्या दे रखा है इसका? 5 kg। ब्लॉक का जो बॉल का जो मास है, तो बॉल जब आपकी यहां से चलकर, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पर आती है, तब आपको बताना है ये किस तरफ मूव करेगा और कितना मूव करेगा। तो बॉल जब इस तरफ आएगी, जाहिर सी बात है ये इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि अब देखो जब ये बॉल इसके ऊपर मूव करती है तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स ही काम नहीं करता, क्योंकि भाई नॉर्मल डायरेक्शन काम करेगी ऐसे तिरछी, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसा है भाई, तिरछी इस पे तो आएगी ऐसे तिरछी, इधर कंपोनेंट एक नीचे कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक इधर मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर होगी बात? और जो नीचे वाला कंपोनेंट आएगा, यहां पर अर्थ इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी इस पूरे सिस्टम पर, इसके और इन दोनों को मिलाने एक सिस्टम बना दे, तो अर्थ को दबाते हैं अपने मासेस से, अर्थ इन पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। अर्थ यहाँ पर तीसरी बॉडी है जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल बॉडी, तो वो फोर्स लगा रही है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस लगा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस वो भी कोई फोर्स लगाती नहीं है। तो इसके और इसके सिस्टम पर मिलाकर जो काम करेगा फोर्स, वो केवल वाई पर काम कर रहा है, एक्स पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बाकी तो इसका इसके ऊपर चलना है, एक इंटरनल मामला है, इसमें हम धक्का थोड़ी मार रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग, चूंकि यहां पर कोई फोर्स नहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम निकाल देंगे, और सेंटर ऑफ मास का एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 मान लेंगे। समझ गए? तो आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन सुनो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय plank of 20 kg when ball of 5 kg reaches to lowest point of hemispherical surface। हेमीस्फेरिकल सरफेस। क्लियर होगी बात? चलिए तो अब देखते हैं आगे की क्या कहानी बनेगी, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम। तो जैसे अभी तक करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन करना है आपको। एज देयर इज नो एक्सटर्नल force on system of ball and plank along x-axis, hence displacement of center of mass along x-axis will be 0 with respect to earth। with respect to earth जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का, वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने तुरंत मान लिया लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्वेंटी kg plank is x towards left,
यानी जो 20 kg है इसको आपने मान लिया इस तरफ चलता है x दूरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। Hence displacement of ball with respect to earth। अब देखो जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर बॉल यहां कहीं आएगी, मेरी बात ध्यान से सुनो आप, जब बॉल यहां से यहां आएगी 10 मीटर आगे बढ़ जाएगी। भाई ये हेमिस्फीयर है तो बॉल यहां पर है, जब बॉल यहां पर आएगी मतलब सामने 10 मीटर चल गई वो x किलो, इसके ऊपर 10 मीटर चलिए x किलो। अब चूंकि x पीछे आया है तो बॉल भी पीछे आ जाएगी अपने आप x। अरे बॉल साथ में तो भाई बॉल यहाँ रुकी हो और ये पूरा सिस्टम मूव करेगा तो बॉल भी तो मूव कर रही है, मतलब बॉल इसके साथ तो मूव करेगी और इसके ऊपर जो मूव करेगी वो अलग। तो इसके ऊपर मूव कर रही है 10 मीटर और इसके साथ मूव करती है x पीछे की ओर। तो जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसको हम मान लेंगे डेल्टा x1 वेक्टर 10 तो आगे की ओर और x आ जाएगी वापस पीछे किसके साथ, प्लैंक के साथ। तो और ये आ जाएगा प्लस आई गया क्योंकि इस तरफ है इसका मोशन, ठीक है, और इसका इस तरफ है तो माइनस लगा देंगे, बस हो गया सॉल्व खत्म। तो अब क्या करेंगे वही फॉर्मूला डेल्टा एक्स के वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आगे खत्म। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। m1 5 kg है, मल्टीप्लाई उसका डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस एक्स आई कैप प्लस 20 और माइनस एक्स आई कैप, क्योंकि लेफ्ट में चल रहा है इसलिए माइनस आई कैप लगा देंगे। यहां पर दोनों का मास 20 प्लस 5 25, क्योंकि ये 0 आएगा तो यहां पर आपके पास आई कैप आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 50 माइनस 5x माइनस 20x डिवाइडेड बाई 25। आई क्या 25 जीरो कर दो लाके इधर, इधर बचेगा 50 माइनस 25x तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 मीटर। 2 मीटर पीछे आ जाएगा प्लैंक आपका जब ये ब्लॉक यहां से यहां पर आएगा तब। तो भाई ये पूरी कहानी थी आपकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और ट्राई करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो सारे न्यूमेरिकल्स आज हम कवर नहीं कर सकते। तो अब बचे हुए न्यूमेरिकल जो है इस टॉपिक पर उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के बचे हुए न्यूमेरिकल्स के साथ।